बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेयरवेल टू आर्म्स बाय हीमिंगवे। अर्नेस्ट हीमिंगवे के जानिब से लिखा गया नावल, अमेरिकन राइटर था ये। अच्छा, इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। फेयरवेल टू आर्म्स यानी कि दो तरह की आर्म्स को नावल के अंदर फेयरवेल कहता है। हमारा जो नावल का प्रोटैगनिस्ट होगा वो, एक तो फेयरवेल टू आर्म्स जो हथियार होते हैं उनको भी वो फेयरवेल कह देता है, और एक फेयरवेल टू आर्म्स जो बाजू हैं उसकी महबूबा के, उसकी जो बाहें हैं उनको भी वो जो है वो फेयरवेल कह देता है। तो ये दो तरह की हैं इंटरप्रिटेशंस। अब किस हवाले से ये ज़्यादा रिलायबल है वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हम इसकी समरी को। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत ऑटोबायोग्राफिकल टचेस हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 1 से रिलेटेड है। तो अर्नेस्ट हीमिंगवे ने खुद भी वर्ल्ड वार 1 में एक वॉलंटियर के तौर पे जो है वो हिस्सा लिया था, और जो नावल का प्रोटैगनिस्ट है वो भी वॉलंटियरली हिस्सा लेता है वर्ल्ड वार 1 के अंदर। इसके अलावा इसी दौरान जो है वो एक लड़की पसंद आ जाती है हीमिंगवे को, और फिर वो उससे उसकी शादी नहीं हो पाती। वो किसी और अफसर को चुन लेती है, मतलब किसी बेहतर इंसान को उससे चुन लेती है जो कि रैंक में उससे बड़ा होता है, और फिर वो काफ़ी अरसा जो है इस डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। तो लेस और मोर इसके साथ भी यही सीन होगा कि इसको एक लड़की पसंद आएगी, और वो लेकिन उसको वर्क के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको छोड़ के चली जाती है। तो इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल टचेस भी हैं जो कि आपको अपने जहन में रखने हैं जी। तो बैकग्राउंड मैंने इसका थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये वर्ल्ड वार 1 से रिलेटेड है। अब वर्ल्ड वार 1 के अंदर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो हेनरी उसका नाम है। हेनरी जो है वो जंग के अंदर हिस्सा लेता है इटली की तरफ से। वो जंग के अंदर हिस्सा लेता है, और जो है वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे हिस्सा लेता है, रज़ाकाराना तौर पे उसके अंदर जो है वो शामिल होता है। और लेकिन सीज़न जो है वो विंटर्स का चाह रहा होता है। विंटर के अंदर ज़्यादा जो है वो जंग नहीं हो रही होती, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, बर्फ़बारी हो रही होती है, इसलिए ज़्यादा जंग नहीं हो रही होती। तो जब नावल खुलता है तो ये लोग जो हैं वो छुट्टियाँ मनाने गए होते हैं, और इसके साथ इसका एक डॉक्टर दोस्त भी होता है, सर्जन दोस्त होता है, और वे सारे मिलकर एक प्रीस्ट को तंग कर रहे होते हैं कि हाँ तुमने कभी लड़कियाँ नहीं देखी, तुम लड़कियों को साथ मतलब कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े ये वो। तो वो उसको मिलकर छेड़ रहे होते हैं। इसके अलावा उसके बाद जो है वो एक ब्रॉथल पे जाते हैं, वहाँ पे भी खूब जो है ये मस्ती वगैरह करते हैं। और उसके अलावा इसके बाद जो है वो इसके सर्जन दोस्त की और हेनरी की मुलाकात होती है हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की के साथ। लड़की का नाम होता है कैथराइन, जो कि हमारे नावल की जो है वो हीरोइन है। कैथराइन जो है वो सर्जन कैथराइन को पसंद करता होता है, लेकिन कैथराइन और हेनरी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उनके दरमियान लव अफेयर चलता है, और इतनी देर में और वो आपस में मतलब रातें भी बताते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। कि कैथराइन इतनी देर में उसको हेनरी को अपनी सैड स्टोरी बताती है कि उसका जो गुज़िश्ता बॉयफ्रेंड था वो मर गया है जंग के अंदर, और वो उसी के गम में है अभी तक। तो वो उसका गम बुलाने के लिए उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। अब इतनी देर में दोबारा से जो है वो जंग शुरू हो जाती है, और हेनरी को बुला लिया जाता है बॉर्डर पे, और हेनरी जाके वहाँ जंग लड़ता है, और वो आराम से मैक्रोनीज वगैरह बैठ के खा रहा होता है अपने बाकी तमाम ड्राइवर्स के साथ बॉर्डर पे। और इतनी देर में एक शेल उनके करीब आके गुजरता है जिसमें उसका ड्राइवर मर जाता है हेनरी का, और साथ जो है एक और साथी ड्राइवर, और हेनरी के भी पाँव पे चोट आ जाती है बहुत सख्त किस्म की। उसको जो है वो मिलान हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दाखिल करा दिया जाता है, एडमिट करा दिया जाता है उसके पाँव की सर्जरी वगैरह के लिए। और इतनी देर में हेनरी को जो है वो एक गुड न्यूज़ मिलती है। वो गुड न्यूज़ ये होती है कि जो कैथराइन होती है वो एक नर्स का काम करती होती है हॉस्पिटल के अंदर। जब उसे मिलता है तो अब वो है उस नर्स की अपॉइंटमेंट भी यहाँ हो गया, यानी कैथराइन और हेनरी जो है वो अब एक ही हॉस्पिटल में है, जिसमें हेनरी मरीज़ है और कैथराइन नर्स है। वो रात को छुप के कैथराइन उसके रूम में आ जाती थी, और वो दोनों लव मेकिंग के अंदर मसरूफ़ होते थे। और इतनी देर में जो है वो हेनरी का पाँव भी जो है वो रिकवर कर जाता है, उसकी सर्जरी वगैरह हो जाती है और वो ठीक होता है। इतनी देर में दोबारा से बॉर्डर से उसका बुलावा आ जाता है, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले कैथराइन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि हेनरी का ही बच्चा होता है। और वो दोबारा बॉर्डर पे चला जाता है। जब दोबारा बॉर्डर पे जाता है तो देखता है कि हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं, इटली जंग हारने जा रहा है, और जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, जो ड्राइवर्स वगैरह हैं रज़ाकाराना तौर पे वहाँ पे मौजूद, वो पीछे हट रहे हैं, यानी कि जंग से जो है वो भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो और जो इटालियन आर्मी है वो पागल हो जाती है इस हवाले से, और वो क्या करती है अपने ही बंदे जो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ से उनको मारना शुरू कर देती है। तो जब हेनरी और उसके साथी भाग रहे होते हैं तो वो इटालियन आर्मी इनको भी मारने की
कोशिश करती है और उससे बचने के लिए ये एक जो है वो पुल में छलांग लगा देता है, पानी में छलांग लगा देता है और उससे तैरता हुआ वो दूसरी साइड पे पहुंच जाता है। इस तरह वो मरने से बच जाता है। छुपता छुपाता वो उस एरिया में पहुंचता है जहाँ कैथराइन का पता करता है। पता चलता है जी कैथराइन वहाँ से मूव कर गई हुई है। फिर वो जो है वो स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास एक इलाका होता है, वहाँ पे कैथराइन मौजूद होती है। अब वहाँ पे जाता है, कैथराइन से मिलता है, उसको लेके वो सोचते हैं कि अब हमने ये जंग और ये इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। बहुत एक मेंटली डिप्रेस होता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है हेनरी, और वो सोचता है कि अब दोबारा कभी भी मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, आराम से किसी न्यूट्रल कंट्री में रहेंगे मैं और मेरी बीवी दोनों। तो उधर से जिस होटल में वो रह रहे होते हैं वहाँ का जो लड़का होता है वो उनकी मदद करता है। वो जो है कश्ती के ज़रिए से स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको बताते हैं कि हम दोनों कज़न्स और हम दोनों स्टडी और मतलब सैर वगैरह के लिए यहाँ आए हैं। स्विट्ज़रलैंड ज़ाहिर सी बात है सैर के लिए बहुत मशहूर है। तो वो वहाँ पर रहते हैं। अब कैथराइन के बच्चे, अब यहाँ से हम देखते हैं कि वो अपनी जो हथियार वगैरह हैं उनको फेयरवेल कह देता है और कहते हैं ज़िंदगी में कभी नहीं उठाऊंगा ये। अब वो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बड़ी खुश खुरम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, प्यार मोहब्बत वाली, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो दिन आ पहुँचता है जब हेनरी और कैथराइन के बेबी की दुनिया में आने का वक्त जो है वो करीब आ जाता है। और जो है हमें पता चलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मर जाता है, मरा हुआ पैदा होता है। और कुछ देर बाद बच्चे के बाद कैथराइन भी मर जाती है। और फिर आखिरी सीन हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और जो है वो फेयरवेल कह देता है किसको, कैथराइन के आर्म्स को भी, और हॉस्पिटल से निकल जाता है, चला जाता है। और बारिश में कहता है कि मतलब कुछ भी रास नहीं आया मुझे, मैं जंग के लिए गया, वहाँ भी कुछ हासिल ना हो सका, मैंने प्यार किया, वहाँ से भी कुछ हासिल ना हो सका। तो बिल्कुल एक डिजेक्टेड किस्म का जो है वो लास्ट सीन होता है, बहुत ही सारोफुल सा। और बारिश हो रही होती है और फिर वो अपने होटल में चला जाता है और यहाँ पे जो है फेयरवेल टू आर्म्स ख़त्म हो जाता है नावल। तो इसके अंदर है वो एक तो वार की जो है वो इस चीज़ को बयान करने की कोशिश किया कि वार का पर्पस क्या था, वार का मेन मकसद क्या होता है। उसने कहा वार की जो इनवैलिडिटी है और वार की ऐसी चीज़ जो कि बगैर किसी मकसद के लड़ी जाती है, उसको उसने पर्पसलेसनेस ऑफ वार को बयान करने की उसने कोशिश की है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। और फिर उसने कहा कि जब वो हारने लगते हैं तो खुद अपनी बंदूक को पागलों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। दूसरा उसने अपना जो लव अफेयर था और जो कामयाब नहीं हो सका था उसको एक दूसरे तरीके से बयान करने की कोशिश की है। तो ऑटोबायोग्राफिकल टचेस भी हमें इसके अंदर नज़र आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी है फेयरवेल टू आर्म्स की अच्छे तरीके से। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।